अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 10th चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे स्कूल के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको मैंने डिटेल ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। लिहाजा इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये स्पेशली मेरे अपने उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डायरेक्ट स्कूल में मुझसे ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम बिल्कुल शार्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं वो मैंने स्टूडेंट्स को लिखवाई हुई हैं। यहाँ पे जस्ट उनका शार्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जस्ट जो बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं या बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी बोर्ड से है, पेशावर बोर्ड, सवात बोर्ड या केपी का कोई भी बोर्ड है, तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या जिनके आने का चांस है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जब हम प्रॉपर अपनी वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, प्रॉपर लेक्चर्स बनाएंगे, तो उसमें इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम से 31 मार्च से इब्तिदाई बोर्ड वालों की, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह जो प्रॉपर सीरीज़ है एक सीक्वेंस से तरतीब से वो 1 अप्रैल से बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर को और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। शार्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन हमारे पास ये होती है टू नॉलेज अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ जानते हों उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। टू नॉलेज अबाउट समथिंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नॉलेज है कि किसी क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं, तो इस 18 स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब जो मेन चीज़ आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में बार बार ये टर्म यूज़ होगी, वो है हमारे पास डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा को डिस्कस कर लेते हैं, शार्ट डिस्कस करेंगे, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। द न्यूमेरिकल फिगर्स obtained from any field of study obtained from any field of study is called data। अब हमारे पास जो डेटा होता है वो ये होता है कि ऐसा न्यूमेरिकल फिगर जो हमें किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से मिलता है उसको हम डेटा कहते हैं। अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसस की बात कर लेता हूँ, तो अब मैं चेक करूँगा कि एक घर में कितने बंदे हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने, तो ये जो बंदों की तादाद होगी या स्ट्रेंथ होगी इसको डेटा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये इससे आसान एग्जाम्पल दूँ मैं, क्लास में टेस्ट लेता हूँ, एक बच्चों के मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 30, तो मैं लिख लेता हूँ 24, 26, ये बच्चों ने जो मार्क्स लिए हुए हैं 20 एक्सेट्रा। तो ये जो मार्क्स लिए हुए उन्होंने, इसको डेटा कहा जाता है।
अब डेटा की जो 2 टाइप्स होती हैं मेन, ज़रा ये आपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ होती है प्राइमरी डेटा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी डेटा को, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। प्राइमरी डेटा हमारे पास ये होता है, द डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब मैं इस टर्म को आपको डिटेल से समझाता हूँ कि प्राइमरी डेटा बेसिकली होता क्या है। और इसका दूसरा नाम स्टूडेंट्स होता है अनग्रुप डेटा, क्योंकि आपके जितने भी आगे क्वेश्चन है कुछ ग्रुप डेटा के होंगे कुछ अनग्रुप के, तो ये टर्म समझना बहुत लाजमी है। अब एक क्लास में फॉर एग्जांपल कोई टीचर टेस्ट लेते हैं और बच्चों के मार्क्स पूछते हैं उनसे, 30 मार्क्स हैं एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट से पूछते हैं, उससे 26 लिए, नेक्स्ट से पूछते हैं 20 लिए, 22, 26, 23, इस तरह मार्क्स लिए हुए। तो ये जो उन्होंने डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया है, इस डेटे को कहा जाता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, जो डायरेक्टली हम कलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट सेकेंडरी डेटा। अब ये क्या होता है, द डेटा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। द डेटा विच हैव बीन पास थ्रू which have been passed through some statistical process is called secondary data. It is also called group data. तो स्टूडेंट्स इस बात को समझ लेते हैं कि स्टेटिस्टिकल प्रोसेस क्या होता है। अब देखें, एक क्लास में फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स थे, तो उनके मैंने मार्क्स कलेक्ट कर लिए हैं, 30 में से इतने इतने मार्क्स आए। तो अब स्टेटिस्टिकल प्रोसेस इस पर लगेगा। मैं अपनी आसानी के लिए यूँ करूँगा कि यही मार्क्स हैं, मैं इस तरह ग्रुप बना लूँगा, 10 से 15 मार्क्स, 16 से 20 मार्क्स, 21 से 25 मार्क्स, 26 से 30 मार्क्स। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ 10 से 15 जो मार्क्स आए हैं वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, 16 से 26 स्टूडेंट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं, और बाकी 26 से 30 जो हैं वो 25 स्टूडेंट्स के। अब देखें, ये एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से चीज़ गुजर गई है। और अब ये सेकेंडरी डेटा, ये ग्रुप डेटा बना क्यों है? ये इसलिए कन्वीनियंस के लिए बने, आसानी के लिए बने। अब फॉर एग्जांपल टीचर से पूछा जाता है कि आपकी क्लास में मार्क्स के रेशियो क्या है, तो वो इजीली बता सकते हैं 10 से 15 4 स्टूडेंट्स ने लिए, 16 से 26 ने लिए, 21 से 25 तक 5 ने लिए, 26 से 30 तक 25 स्टूडेंट्स ने लिए। तो ये एक बहुत ही इजी वे होता है बताने का। अब इस तरह बताना 40 स्टूडेंट्स का कि एक ने 26 लिए, एक ने 20 लिए, एक ने 22 लिए, तो ये मुश्किल बात हो जाती है। तो जब हमने इसको स्टेटिस्टिकल प्रोसेस से गुजारा तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी डेटा या ग्रुप डेटा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेफिनेशंस आपको लिखवाई हुई हैं स्कूल में डिटेल से। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ टर्म्स, ज़रा देखिएगा गौर से। अब ये जो आपने ग्रुप बनाए 10 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, अब इस चीज़ का नाम होता है, ये जो ग्रुप बने हुए हैं, अब इसका नाम आपके पास होता है क्लास इंटरवल या ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ से बात होगी क्लास इंटरवल की। अब नेक्स्ट, ये जो आए हुए हैं 10 से 15 तक, कितने बच्चों के मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इन चीज़ों को बोला जाता है, ये वाला जो लिखा हुआ है आउट टाइम्स ऑफ ईयर्स डेटा, तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा देखें, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार ये भी होता है कि बार से शो करना, लाइन से शो करना। अब ये 4 है तो 4 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4। अब ये 6 हैं, 1 2 3 4, 5 को क्रॉस फॉर्म और ये 6। अब यहाँ पे ये बात भी पूछी जा सकती है किसी भी जगह पे आपसे
कि ये जो फिफ्थ बार है इसको क्रॉस में क्यों लगाया जाता है, तो इसकी ये रीज़न होती है ताकि काउंटिंग में आसानी हो। ठीक है, अब उसके बाद ये 5 है, 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब ये 25 है, 1 2 3 4 5 5 5 5 सॉरी 5। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि 5 10 15 20 25। अब ये अगर क्लास फॉर्म में ना लगाई जाती तो काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। ये जो क्लास फॉर्म में लगाई जाती है इससे आप काउंटिंग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू सर्टेन ग्रुप्स और क्लासेस। क्लासिफिकेशन में हम जो डेटा होता है उसको ग्रुप्स या क्लासेस में अरेंज करते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास 15 से 20 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। आप देखें 15 से 20 एक हमने ग्रुप बना लिया था, फिर 20 से 25 का ग्रुप बनाया था। तो ये जो जितना भी प्रोसेस है इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद हम एक नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट हमारे पास क्या होती है? अब ग्रुप का आपको पता है और क्लास का भी आपको पता है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं शार्ट से। ईच क्लास और ग्रुप is defined by two values is defined by two values. One is small and other is large. The smaller one is known as lower class limit and larger one is known as upper class लिमिट। अच्छा, इस बात को समझ लें। देखें कोई भी ग्रुप या क्लास है ना, तो उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक स्मॉल और एक लार्जर। फॉर एग्जांपल जिस हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, ये 15 से 20 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, फिर 21 से 25 तक ये ले लेते हैं इस तरह, फिर 26 से 30। तो आप देखें ये जो क्लास है 15 से 20 वाली, अब इसमें एक स्मॉलर वैल्यू है एक लार्जर वैल्यू है। ये जो स्मॉलर वैल्यू है इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट। इसमें जो 15 है वो लोअर क्लास लिमिट है और जो 20 है वो अपर क्लास लिमिट है। इसकी बात करें तो इसमें 21 लोअर क्लास लिमिट है और 25 अपर क्लास लिमिट है। इसकी बात करें तो 26 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और 30 जो है वो अपर क्लास लिमिट है। तो ये क्लास लिमिट का कंसेप्ट है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, ज़रा इसको भी शार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। क्लास मार्क ये हमारे पास ये होते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास, the midpoint of any class is known as क्लास मार्क। जो स्टूडेंट्स किसी भी क्लास का मिड पॉइंट होता है उसको बोला जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का फार्मूला ये होता है, ये याद रख लें, लोअर क्लास लिमिट, किसी भी क्लास का अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर एग्जांपल इस क्लास का निकालते हैं क्लास मार्क 15 और 20 का, तो हम क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट इसमें 15 है, अपर क्लास लिमिट, अब आपके पास एक 15 है और साथ में 20 है, यानी 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 17.5।
अब अगर इस क्लास की मैं बात करूँ 15 और 20 की, तो इसमें मिड पॉइंट या क्लास मार्क आपके पास आ गया 17.5। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास बाउंड्रीज। जरा ये भी समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। क्लास बाउंड्रीज, अब इस चीज़ को भी समझते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आ गई थी एग्जाम्पल। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं आपके पास? क्लास बाउंड्रीज आर द एक्चुअल obtained by subtracting 0.5 from lower class limit and adding 0.5 to upper class limit। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग 0.5 को माइनस कर लेते हैं लोअर क्लास लिमिट से और 0.5 को ऐड करते हैं अपर क्लास लिमिट में, इसको क्लास बाउंड्री कहा जाता है। और इसका जो कंसेप्ट है वो हिस्टोग्राम से रेलिवेंट है ताकि गैप ख़त्म हो जाए। अब देखें यहाँ पे है 15 और 20, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है मेरे पास 15 से 20, ठीक है। ये लिखा हुआ है 21 से 25। अब देखें 20 के बाद जंप लग रहा है, 21 आ रहा है, तो इस जंप को ख़त्म करने के लिए इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 20.5। जब इसमें से माइनस करेंगे 21 में से तो ये भी 20.5 बन जाएगा, यानी जंप ख़त्म हो जाएगा। क्लास बाउंड्री का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है? जंप को ख़त्म करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास ये होती है द नंबर ऑफ occurrences of items corresponding to the class interval is known as frequency। सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए थे जिस तरह मैंने बताए थे 26, 24, 20, 15, 16, 18, 29 एक्सेट्रा। 29 यहाँ तक ही ले लेते हैं। अब अगर मैं ग्रुप बनाऊँ तो 15 से 20 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 1, 2, 3, तो 4। ये जो 4 है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये था फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल का क्या कंसेप्ट है। तो क्लास विड्थ जो है वो कैसे निकाली जाती है, या क्लास लेंथ जिसे कहा जाता है। क्लास विड्थ पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्लास विड्थ होती है बेसिकली द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन the numerical difference between the upper or lower limits of any two consecutive classes is called class width। अब स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्रुप बने हुए हैं, कोई 139 से बना हुआ है 144 तक, 145 से बना हुआ है 150 तक, 151 से बना हुआ है 156 तक, 157 से बना हुआ है 162 तक। एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कोई भी ग्रुप किसी भी चीज़ का। अब देखें अगर मैं निकालना चाहूँ क्लास विड्थ तो आप क्या करेंगे? इधर डेफिनेशन में वर्ड यूज़ हुआ कंसेक्टिव क्लासेज, यानी दो लगातार क्लासेज, ये दो कंसेक्टिव हैं, ये और ये कंसेक्टिव है, ये और ये कंसेक्टिव है। तो आपकी चॉइस है, आप लोअर क्लास लिमिट में से लोअर को माइनस करेंगे या अपर में से अपर को माइनस करेंगे। लेकिन याद रहे कि ये ना हो कि आप जंप लगा के 156 में से 144 को माइनस करें, ऐसा नहीं होता। तो अब अगर इसकी मैं विड्थ निकालूँ कि इसकी विड्थ कितनी है, तो मैं सिंपल इस तरह करूँगा 145 माइनस 139 दैट्स 6, या इस तरह कर लूँगा 150 माइनस 144 आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट क्लास विड्थ का। अब हम
मेन चीज़ की तरफ जाते हैं। तकरीबन सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं जो मेन मेन टर्म्स थी। और आपको एक शार्ट सी बात बता देता हूँ, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस डेटा, ये शार्ट सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट याद रखें, डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसमें जंप होते हैं, जंपिंग वैल्यू, जंपिंग वैल्यूज, इसमें जंप होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 इस तरह, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, फिर जंप लगा के थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह। दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, इंटरवल में होते हैं, इसमें पॉइंट में वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ तो हो सकता है 5.1 हो, 5.2 मीटर हो, किसी भी चीज़ की मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ 5.3 हो, इस तरह। तो जब जंप ना हो तो उनको कंटिन्यूस डेटा कहा जाता है। या टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें तो वो भी कंटिन्यूस डेटा में आ जाता है, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होता है या कैसे बनाया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बस एक दो टर्म शार्ट शार्ट हम वो डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, the distribution of data the distribution of data through which items of data are classified into certain groups or classes in the number of items lying in each group is put against that group is known as frequency distribution। बच्चे स्टूडेंट्स ये बात समझ लें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये होता है कि जो हम डेटा को अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितने टाइम्स ये चीज़ अपीयर हुई है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एग्जांपल ली हुई है 139 से 144 तक, कि ये कितनी दफ़ा ये चीज़ आई है, ये डेटा, यानी 139 से 144 तक वाला फिगर कितनी दफ़ा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक चीज़, एक टर्म डिस्कस करते हैं, हिस्टोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हिस्टोग्राम को डिस्कस करते कि हिस्टोग्राम क्या होता है हमारे पास। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, जुड़े हुए जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनका जो ग्राफ बनता है उनको हिस्टोग्राम कहा जाता है। ये मैं आपको बना के बताऊंगा डिटेल से। अब इसी से एक टर्म निकलती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं शार्ट सा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इस टर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है हमारे पास। तो और ज़रा याद रखिएगा, रिजल्टिंग ग्राफ obtained from
ये यूँ लिख लें, obtained by joining all the midpoints of top sides of rectangles in a histogram is called frequency polygon। तो स्टूडेंट्स याद रखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है कि जब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, वो मैं बना के आपको बताऊंगा। अब उसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो जो हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट होगा उनको आप आपस में ज्वाइन करेंगे, सारे रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को। तो जो आपके पास वो कर्व शेप बनेगी उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, तो उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे है। ठीक है, तो शार्ट में डिस्कस करता हूँ। एसएलओ बेस्ड चीज़ों को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एसएलओ बेस्ड लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक टेस्ट है, चलिए लिख लेते हैं, इन मैथ्स टेस्ट स्टूडेंट्स गॉट द मार्क्स, स्टूडेंट्स ने मार्क्स ले लिए 8, 12, 16, 9, 14, 20, 22, 13, 19 इस तरह ले लिए रैंडमली, 20, 24, 22, 25, 20, 16 आउट ऑफ 25। अब स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ले लिए 25 में से, तो हमें कहते हैं जी ड्रा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दें। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे, अब ग्रुप की सिलेक्शन आपकी अपनी चॉइस होती है। 4-4 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 3-3 का भी बना सकते हैं, 2-2 का भी बना सकते हैं, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख के बनाना होता है। अब लोवेस्ट मार्क्स जो हैं वो 8 हैं और हाईएस्ट मार्क्स 25 हैं। तो यहाँ पे जो सूटेबल ग्रुप्स हैं मेरे ख्याल से वो 5-5 का हम गैप रख लेते हैं। आप भी 5-5 का ही रख लिया करें, क्योंकि 10-10 का अगर गैप रखें तो कम ग्रुप बनेंगे। तो एक टेबल में एटलीस्ट 4 ग्रुप्स होने चाहिए कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, बाकी इस पे रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की भी नहीं होती। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, क्लास इंटरवल होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, साथ में हम ले लेते हैं टैली मार्क्स। और अपनी आसानी के लिए हम लोग क्लास बाउंड्रीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं बनाता हूँ, ग्रुप में बना लेता हूँ। पहला 5 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक। यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि 15 - 10 5 होता है, तो 11 - 6 ये भी, ताकि हमारी डेफिनेशन ट्रू रहे। 6 से 10 बना लेते हैं, यहाँ पे 11 से 15 हो जाएगा, यहाँ पे 16 से 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 से 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा मैं देखता हूँ कि मेरे पास 6 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। 1 2 जस्ट 2 स्टूडेंट्स ने लिए, तो फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे मेरी आ गई 2। अब मैं देखूँगा 11 से 15 तक, 1 2 3 स्टूडेंट्स ने लिए।
फिर मैं देखूंगा 16 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट्स ने लिए। अब 21 से 25 तक कितने रह गए, 1 2 3 4। अब इसके टैली मार्क्स बना लेते हैं। 2 है तो लिखेंगे 1 2 2 लाइन्स लगा दें। 3 है तो 1 2 3। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। 4 है तो 1 2 3 4। अगर आपको क्वेश्चन में वो देता है क्लास बाउंड्रीज का पूछ लेता है कि क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करें, तो आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होंगी। 0.5 पहले में से माइनस करेंगे, दूसरे में ऐड करेंगे। और अगर साथ में वो ये भी बता देता है कि ग्रुप कितनी वेट थे, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग चलना। अब यहाँ पे उसने नहीं बताया हुआ था आपने 5-5 का ग्रुप बनाना है, तो हमने 5-5 का बना लिया। अगर वो कहता है कि 3-3 का बनाए, तो फिर आपने 3-3 का बनाना है, ठीक है। फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अगर वो साथ में मेंशन करते हैं तो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने हिस्टोग्राम, ये 6.1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये माइंड में रख लें। ये 6.1 से ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है आपके पास कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और दूसरा हिस्टोग्राम इम्पॉर्टेंट है। अब मैं हिस्टोग्राम बना के आपको बताता हूँ। स्टूडेंट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहते हैं द फॉलोइंग डेटा गिवन द वेट्स इन केजीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 10th क्लास। आपको वेट दिया हुआ है, वो मैं मेंशन नहीं करता, अब स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिए। वेट कुछ यूँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स का 25 30 32 29 24 40 36 37 38 सॉरी 28 है 41 42 35 39 31 32 34 42 40 43 36 26 22 23 42 39 35 41 39 29। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं ड्रा हिस्टोग्राम। दो चीज़ें हमने करनी है, एन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दो चीज़ें हमने बनानी है इसमें, एक तो हिस्टोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करनी है और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो इतना लेंथी डेटा नहीं देंगे, डेटा थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाके टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इस पूरे डेटे में है, वो है आपके पास 22। मिनिमम वैल्यू आपके पास 22 है, ठीक है। और मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो है आपके पास 43, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखें 5-5 को ग्रुप हम बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी क्लास लिमिट्स, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों निकाल रहे, ताकि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज तो लाजमी है, क्योंकि मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज की डेफिनेशन करते हुए भी बताया था कि इसका कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड है हिस्टोग्राम से। और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स ज़रा मैं ग्रुप बना लेता हूँ इनके। तो सबसे पहला ग्रुप में बना लेता हूँ 20 से 24, फिर यहाँ पे बना लेता हूँ 25 से 29, फिर यहाँ पे बना लेता हूँ 30 से 34, यहाँ पे बना लेता हूँ 35 से 39, और यहाँ पे बना लेता हूँ 40 से 44। अब देखते हैं 5 ग्रुप्स बन गए तो इनफ होते हैं इतने। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 4 ग्रुप आपने बनाने, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने जो है वो विड्थ रखनी है। अब मिड पॉइंट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 22। 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27।
30 + 34 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 32। 35 + 39 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 37। 40 + 44 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42। ठीक है, अब हम क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं। 20 में से 0.5 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 19.5। इसमें 0.5 ऐड करें तो 24.5 आ जाएगा। इसमें से 0.5 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 24.5। इसमें ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 29.5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 29.5, 34.5, यहाँ पे आ जाएगा 34.5, 39.5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 39.5, 44.5। अब फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं 20 से 24 तक कितने बच्चों के वेट्स हैं। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1 हो गई। 20 से 24 तक हमने देखना है, ये 2 हो गई और इसके अलावा ये 3 हो गई। 20 से 24 तक आपके पास 3 होगी। ठीक है, इस तरह बाकी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ काउंट करके, ताकि आपका टाइम बच जाए, आपने देख लेना है। ठीक है, अब 25 से 29 तक मेरे पास आ जाएंगे, ये मेरे पास बन जाते हैं तकरीबन 6 बन गए। फिर मेरे पास 30 से 34 आपने खुद काउंट कर लेने, मैं वीडियो को रोक के जो है ना फिर वो काउंट करके लिखता हूँ इधर। 30 से 34 मेरे पास आ गए 5। 35 से 39 तक स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए 8 और 40 से 44 काउंट करूँगा तो मेरे पास बनेंगे 8। ये मेरा टेबल बन गया। अब मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ, आपने स्केल से बनाना है, नहीं तो हाथों से ही बनाऊँगा। अब हिस्टोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम ज़रा देख लें कैसे बनेगी। यहाँ पे आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री यहाँ से 19.5 है, तो यहाँ पे आप एज्यूम करके 19.5 ले लें। यहाँ पे ले लें 24.5। अब जितना ये गैप रखा है इतना ही रख के आगे आप यहाँ पे ले लें 29.5, यहाँ पे 34.5, आगे यहाँ पे आ जाएगा 39.5, यहाँ पे आ जाएगा 44.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 36588 है, तो आप इस तरह ले लें 2 4 6 8। ठीक है, इधर तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें 19.5 से लेके 24.5 तक, 19.5 से लेके 24.5 तक आपके पास फ्रीक्वेंसी आई हुई है। ये ज़रा मैं दिखा देता हूँ 3, यानी 19.5 से आपने 3 पे यहाँ पे जाना है। ये 2 और 4 के दरमियान यहाँ पे 3 है। 24.5 से भी आपने 3 पे जाना है। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना आपस में सिंपली। ये तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। अब फिर देखें 24.5 पे 6 है वैल्यू, 29.5 पे भी 6 है। 24.5 पे ये 6 आ गई आपके पास, 29.5 पे ये आपके पास आ गई 6। तो स्टूडेंट्स देखें 24.5 पे वैल्यू आ गई आपके पास 6, 29.5 पे भी आ गई 6। ठीक है, अब इनको आपस में ज्वाइन कर लें। अब फिर नेक्स्ट देखिएगा 29.5 पे 5 आई हुई है और 34.5 पे भी 5 ही है। यहाँ तक मतलब 5 पे रहना है आपने। 29.5 पे 5 यहाँ तक आएगा, 34.5 पे 5 यहाँ तक आएगा। अब इनको आपस में ज्वाइन करें। फिर नेक्स्ट देखें 34.5 और 39.5 तक, यानी पूरे इंटरवल में 8 है वैल्यू, तो 34.5 पे 8 तक जाएंगी, 39.5 पे भी 8 तक जाएंगी। अब यहाँ से इनको ज्वाइन करने आपस में इस तरह, ये आपके पास रेक्टेंगल बन गया। अब नेक्स्ट देखें 39.5 से 44.5 तक 8 है वैल्यू, 39.5 पे जाएंगे आप 8 तक, ये 8 तक ऑलरेडी गए हुए हैं। 44.5 पे भी 8 तक जाएंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर लें। अब ये जो है आपके पास ये जो शेप बन गई है, इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है हिस्टोग्राम। आपने प्रॉपर स्केल से बनाना है, प्रॉपर मेजरमेंट से बनाना है। ठीक है, मेरा जस्ट मकसद आपको कंसेप्ट देना था, वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट, अब आपने दूसरा पार्ट जो है
वो बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दोबारा से आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, मैं दोबारा से नहीं बना रहा, ठीक है, मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। दूसरा पार्ट भी मैं इधर ही कर देता हूँ, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, आपने अलग से ये हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। ये सिर्फ पहला पार्ट जो है वो हिस्टोग्राम का हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए दोबारा से आपने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बन गया, उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं इनके, ठीक है। तो मैं इसी पे ही बता देता हूँ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इधर ही बना के। अब देखें, अब मिड पॉइंट ज्वाइन करते, तो यहाँ पे देखें 19.5 से 24.5 के दरमियान यहाँ पे 22 होगा। ये आपको आइडिया ना भी हो तो इस ये जो विड्थ है इसके मिड में चले जाइए, इसका मिड पॉइंट ये सॉरी इसका मिड पॉइंट ये है, इनका मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट निकले हुए हैं, ठीक है। 37 पे जाके इस तरह आपने ये मार्क कर देना है, फिर 42 पे जाके आपने इस तरह मार्क कर देना है, ठीक है। अब इनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं। इसको इसके साथ ज्वाइन किया मैंने, फिर इसको मैंने इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, इसको मैंने इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, और फिर इसको मैंने इस मिड पॉइंट के साथ ये ज्वाइन कर दिया। तो ये जो शेप है आपके पास ये वाली, ये इस पूरे को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो रिमेंबर माय पॉइंट स्टूडेंट्स कि आपने पहले हिस्टोग्राम अलग बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हिस्टोग्राम अलग से बनाएंगे, फिर उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। मिड पॉइंट ये लिखे हुए 22, यहाँ पर 22 से ऊपर जाके डार्ट लगाएंगे, फिर 27 पे जाएंगे, यहाँ 27 पे ऊपर डार्ट लगाएंगे, फिर 32 पे डार्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखें 37 पे जाके डार्ट लगाएंगे, फिर 42 पे जाके डार्ट लगाएंगे। इन सब को आपस में आपने ज्वाइन कर देना। ये आपके पास बन जाएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, मैं एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ आपको कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास एज की एक एग्जांपल है, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39, 40 से 44। अब मेरे पास ये इंटरवल दी हुई है, क्लास इंटरवल, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, आगे फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1, 2, 10, 4, 6। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ से देख लीजिए फ्रीक्वेंसी जो 1 है इसको एज इट इज़ लिखें, ठीक है। अब नेक्स्ट में इनका मजमूआ लिख लें, एडिशन लिख लें, 1 + 2 कितना होता है आपके पास 3। फिर आगे नेक्स्ट में तीनों को लिख लें एडिशन करके, 1, 2, 10 कितना हो गया आपके पास 13। फिर सबको ऐड करके लिख लें यहाँ तक 4 तक, ये आपके पास हो गया 17। फिर सारों को ऐड करके लिख लें तो ये आपके पास आ गया 23। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब पहले को एज इट इज़ लिखना है, दूसरे पे जाने के लिए दोनों को ऐड करें, तीसरे पे जाने के लिए तीनों को ऐड करें, चौथे पे जाने के लिए चारों को ऐड करें, पाँचवें पे जाने के लिए पाँचों को ऐड करें। तो ये कंसेप्ट था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो एज सच इस एक्सरसाइज में और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको ये कह सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ऑजिव भी कहते हैं। तो बाकी मैंने आपको क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इससे रेलेवेंट वो बताई हुई हैं, वो आप वहाँ से कर लें, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी है। अब जो मेन चीज़ है, अब हम उधर चलते हैं जिससे अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली यही होता है 6.3 से क्वेश्चन आ जाता है और एक 6.4 से आते हैं। तो अब उस तरफ मूव ऑन करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि आपने दो तरह के डेटा को टैकल करना होगा। एक आपके पास होता है, नोट में लिख लें, एक आपके पास होगा ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दूसरा आपके पास होगा अनग्रुप डेटा, ठीक है स्टूडेंट। मैं बिल्कुल शार्ट जाऊंगा, इतने डीप कंसेप्ट्स में नहीं जाता, वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताए हुए। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेन, आपको पेपर में कैसे पता चलेगा अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है या ग्रुप डेटा का है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हुई तो आप समझ लें ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन ना हुई आपको तो आप फ़ौरन से समझ जाएं कि वो आपके पास अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इनके फार्मूलों को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास
जो पहली चीज़ है वो है अनग्रुप डेटा। पहले अनग्रुप डेटा में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो आज जो है हम अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब अनग्रुप डेटा के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने क्या क्या फाइंड करना होगा। बेसिकली ये होते हैं, इसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी होंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह भी आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि उसमें ये जितने भी चीज़ें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ये चीज़ें फाइंड कर लें। ठीक है, ये टोटल 7 चीज़ें होती हैं, तो इनको हम फाइंड करने के मेथड्स अभी सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें इनका ताल्लुक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होता है कि आपका जो मेन डेटा है उसका फोकस किसकी तरफ है, कौन से नंबर की तरफ है, तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है कुछ इस तरह का 8, 9, 10, 11, 11, 8, 9, तो अब इस पूरे डेटे का फोकस 10 की तरफ है, तो 10 हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसके जो टाइप्स हैं उसमें आ जाता है सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, इसको सिंपल मीन भी कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है उसको कहा जाता है मीडियन। थर्ड वन आपके पास होती है स्टूडेंट्स जिसको कहा जाता है मोड। फोर्थ वन होती है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। फिफ्थ वन आपके पास होती है हार्मोनिक मीन। सिक्स वन आपके पास होते हैं क्वार्टाइल्स। तो जो इनमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का है। क्वार्टाइल्स का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी आपको इससे रेलिवेंट चीज़ों को बता दूंगा। ठीक है, कि क्वार्टाइल होता के। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। अब अरिथमेटिक मीन फार्मूलों को हम डिस्कस करते हैं। आप ये कंसेप्ट समझ गए कि ये सारी चीज़ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हैं, कि सेंट्रल टेंडेंसी हमारा मेन जो डेटे का फोकस है वो किस तरफ है। अरिथमेटिक मीन से भी वही चीज़ फाइंड होगी, मीडियन, मार्ड से भी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 6.3 और 6.4 का हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली 6.3 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो एक लाजमी आएगा ही आएगा। एज इट इज़ बुक से तो नहीं आता, लेकिन डेटा तो चेंज करेंगे, लेकिन आएगा लाजमी। ठीक है, अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए सारे फार्मूले डिस्कस करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा के लिए फार्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा में जो पहली चीज़ है वो है अरिथमेटिक मीन, सिंपल मीन भी कहते हैं, मैं AM लिखूंगा, अरिथमेटिक मीन। अब इसके दो फार्मूले हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मेथड। अगर पेपर में मेंशन हुआ कि डायरेक्ट मेथड से करें ये शॉर्टकट से, फिर तो रिस्ट्रिक्शन है, आपने वैसे ही करना है। अगर मेंशन ना हो तो डायरेक्ट से कर लिया करें। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में ये होता है अरिथमेटिक मीन सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ये होता है कि सारी क्वांटिटीज़ को सम करेंगे और काउंट करेंगे कि टोटल क्वांटिटीज़ दी हुई कितनी है, तो उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दूसरा होता है स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसमें ये होता है आपके पास अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस समीशन। समीशन सम को कहा जाता है, दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को जब हम सम की फॉर्म में लिखते हैं तो सिग्मा यहाँ पे आता है, समीशन जिसे कहा जाता है समीशन DX डिवाइडेड बाय n। अब A इसमें क्या है, आप खुद से जो एज्यूम करने को, कोई भी डेटा दिया हुआ है तो आप खुद से एज्यूम कर लें कि ये मेरा प्रोविजनल मीन है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेटे में से जो आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं और आंसर सेम आएगा। ठीक है,
प्रोविजनल मीन। अब नेक्स्ट जो है इन आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, और डी एक्स जो है आपके पास एक्स माइनस ए है। ठीक है, एक्स माइनस ए से मुराद ये डेविएशन फ्रॉम प्रोविजनल मीन, प्रोविजनल मीन से कितना डेविएट कर रहा है वो। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा दिया हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 12, 13, 14, 15, 16 आपके पास एक्स होगा, और ये आपने कोई फिक्स लेट किया होगा फॉर एग्जांपल 14, तो वो उनको माइनस करेंगे, तो इसको कहा जाता है डी एक्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था और फार्मूले थे जी आपके पास अनग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन की। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है मीडियन। अब मीडियन में भी दो चीज़ें हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म दी हुई हैं वो आड हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आर आड। अच्छा, इनमें सब में एक चीज़ याद रखनी है आपने, ताकि आपका क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में गलत ना हो, वो ये स्टूडेंट्स कि आपने डेटा को अरेंज कर लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर आड, फॉर एग्जाम्पल ये यूँ 2, 3, 9, 8, 6, अब ये टर्म में काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5 जो वर्ड है वो मेरे पास आड है ना, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आड होगी, तो इस केस में मीडियन होगा मेरे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2 टूथ टर्म। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी थर्ड टर्म आपने डेटे में देखनी होती है। इट डजेंट मीन कि आपका जो मीडियन है वो 3 आ गया। ठीक है, ये फर्दर चलें डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन हो तो फिर क्या होगा, फिर फार्मूला चेंज हो जाता है मीडियन का, फिर हमारे पास हो जाता है 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड टर्म है वो है हमारे पास मॉड। ये बहुत ही आसान है ग्रुप डेटा में। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 8, 9, 6, 4, 6, 8, 6। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हमारे पास 6 रिपीट हो रही है, तो इसका मोड जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपने माइंड में रखना होगा, एंटी लॉग आखिर में लेते हैं, समीशन log x डिवाइडेड बाई n। ये मैं सारा आपको बताऊंगा कि ये किस तरह सॉल्व होता है। आपने फिलहाल फार्मूला माइंड में रखें, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो रही है। उसके बाद हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आप माइंड में रख लें हार्मोनिक मीन की, रेसिप्रोकल ऑफ, यूँ माइंड में रख लें कि ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यू। यूँ लिख लें आसानी के लिए अपने लिए, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हार्मोनिक मीन की हेडिंग दे लेते हैं। चलिए, ये हार्मोनिक मीन क्या होता है कि जो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स की टर्म होती हैं उनका आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी उलट कर लें उनको, तो वो आपके पास जो है बन जाता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप माइंड में रख लें। इसका फार्मूला ये होता है हार्मोनिक मीन इन समीशन डिवाइडेड बाई समीशन 1/x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज।
ये डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है। अब ये फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अब ये 6.3 के अनग्रुप डेटा के फार्मूले थे। अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं ज़रा अनग्रुप डेटा के, ताकि कवर हो ही जाए सारा हमारा। 6.4 के भी जो क्वेश्चन है वो भी इसी में आ जाए। अब एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अब ज़रा इसको समझ लें। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं? डिस्पर्शन स्कैटर्डनेस। ये डेफिनेशंस आपने माइंड में रखनी है। इनमें से एक का डेफिनेशन आ सकती है बोर्ड के पेपर में, एमसीक्यू में, ठीक है। डिस्पर्शन स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। यानी कोई भी जो आपके पास डिस्पर्शन है वो ये होती है कि स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू से वो कितना दूर है, कितना स्कैटर कर रहा है, उसको कहा जाता है डिस्पर्शन। अब इसकी टाइप्स में आ जाती है रेंज, जो पहली चीज़ होती है। रेंज क्या होती है? ये एमसीक्यूज में आ सकता है। लार्जेस्ट वैल्यू जो डेटा में दिया होगी माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होता है आपके पास अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब इसमें जो समीशन का तो आपको पता है वो सम होता है, एक्स बार के अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, और एन के आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। सही हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ज़रा देख लें वेरिएंस। कोई ज़रूरत नहीं है वेरिएंस को दोबारा से फाइंड करने का। सिंपली आपने वेरिएंस जब फाइंड करेंगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया होगा उसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ये आपने माइंड में रख लेना। ये जितने भी अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ये फार्मूले अगर आपने माइंड में रख लिए तो, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हम वो क्वेश्चन चूज करते हैं जिन पे टाइम भी कम लगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन पे टाइम कम लगता है। क्योंकि अगर मैं सब को कैलकुलेट कराने पे लग जाऊं तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लिहाजा मैं वो क्वेश्चन चूज़ करूँगा जिन पे कैलकुलेशन पे बहुत कम टाइम लगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और टाइम भी कम लगे। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक की, बल्कि ये ले लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेटा तो चेंज होगा ही होगा बोर्ड के पेपर में। अब आप एग्जांपल लेते हैं 10, ये पेज 134 पे है। तो ज़रा देखते हैं। इसमें कहते हैं जी फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ, डेटा दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोर्ड के पेपर में जब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। पहला मेथड वो कहते हैं जी इसको सॉल्व करें बाय डायरेक्ट मेथड, और साथ में दूसरे में कहते हैं बाय शॉर्टकट मेथड। दोनों मेथड से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। स्टूडेंट सॉल्यूशन पे जाएंगे। मैंने आपको प्रॉपर बोर्ड के पैटर्न बताया हुआ है, वहाँ पे आपने कैसे सॉल्व करना है वो तो आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है, नोटबुक को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करा रहा हूँ। अब देखें डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है वो ये होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स देखिएगा अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी, सब को सम करते हैं 2 + 3 + 4 + 5
+6 +7 +8 +9 +10। ठीक हो गया। अब इन क्वांटिटीज़ को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। अब आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इन सबको काउंट करें। 5 9 14 20 27 35 44 54 54 डिवाइडेड बाई 9। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ गया 6। ये था कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। अब इसी को करते हैं हम शॉर्टकट मेथड से। ये हमने पहला पार्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड से। स्टूडेंट याद रखिएगा, शॉर्टकट मेथड में जो आपके पास मेन चीज़ है वो ये ए, यानी प्रोविजनल मीन या एज्यूम मीन जो है वो आपने लेट करना है। अब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन यार स्टूडेंट की अपनी चॉइस है। कोई स्टूडेंट ए को 2 लेता है, उसकी मर्जी, 3 लेता है, 4 लेता है, 5, उसकी अपनी चॉइस। आंसर शुड बी सेम। तो मैं ले लेता हूँ ए को 6, ठीक है। आप बेशक कोई और ट्राई कर लें, आंसर सेम ही आएगा। ए को यानी प्रोविजनल मीन मैंने 6 ले लिया। अब मुझे फार्मूला पता है, अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है ए प्लस समीशन डी एक्स डिवाइडेड बाई इन। अब ए मेरे पास आ गया। अब इन जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, वो भी मेरे पास आ गई 9 है। अब सिर्फ और सिर्फ डी एक्स और समीशन का मसला रहेगा। ये जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं इनको बोला जाता है एक्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, ये आ गई मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब डी एक्स क्या होता है मुझे पता है, ये होता है मेरे पास एक्स माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब डी एक्स निकालते हैं। अब यहाँ पे एक्स है 2, ए की वैल्यू है 6, तो 2 माइनस 6 आ जाएगा मेरे पास -4। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, इसमें से ए को माइनस करें, मेरे पास आ जाएगा -3। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, ए को माइनस करें, 4 माइनस 6 में -2 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 6 मेरे पास -1 आ जाएगा। 6 माइनस 6 मेरे पास 0 आ जाएगा। 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। 8 माइनस 6 मेरे पास 2 आ जाएगा। 9 माइनस 6 मेरे पास 3 आ जाएगा। 10 माइनस 6 मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये डी एक्स की वैल्यू है। आपने हर एक्स में से ए को माइनस करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए समीशन डी एक्स लिखा हुआ है, यानी इन सबको सम करें जो भी आपके पास डी एक्स की वैल्यू आई है। तो इनको सम में अगर करूँ, इनको -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन सबको अगर मैं सम करूँ तो ये मेरे पास देखें +4 -4 कैंसिल, तो सारे कैंसिल होकर डी एक्स 0 आ जाएगा, समीशन डी एक्स। सो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन आ गया स्टूडेंट्स। अब ए की जगह मैं पुट करूँगा 6, ठीक है, प्लस समीशन डी एक्स की जगह मैं पुट करूँगा 0 डिवाइडेड बाई 9। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 9 0 हो गया। तो अरिथमेटिक मीन मेरे पास 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमेशा 0 आएगा या क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ए चेंज होगा तो ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट 7 लेट करते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। 7 - 1 6 आएगा। तो ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 21 है। एग्जांपल डिस्कस करने का ये है कि मेरा कैलकुलेशन पे टाइम नहीं लगता ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सरसाइज के भी मैक्सिमम क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, मेथड सेम ही है। तो 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये जितनी भी एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रेलेवेंट लाजमी आता है बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मार्क्स obtained by 9th class students। मार्क्स मेरे पास दिए हुए हैं 60 65 70 80 85 90 75। तो कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हो तो गलती से बचने के लिए डेटा को अरेंज कर लिया करें, ठीक है। तो मेरे पास ये मार्क्स आ गए 60 65 70 75 80 85 90, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन का मेरे पास फार्मूला होता है अनग्रुप डेटा का। देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो अनग्रुप डेटा ही है। वो फार्मूला होता है एंटी लॉग आपने लेना है किसका? समीशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का।
अब ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो डेटा गिवन होता है ये बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अब एंटी लाग तो चलें कैलकुलेटर से हो जाएगा, समीशन भी हो जाएगा। एक तो हमने लाग फाइंड करना और एक एन फाइंड करना। एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, वो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। एन वाली बात तो होगी। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फाइंड करनी है, लॉग ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दें बेशक, फार्मूला जो है। अब ज़रा देखिएगा, एक्स है मेरे पास, एक्स की वैल्यू दी हुई है 60 65 70 75 80 85 90। अब मैंने एक्स का क्या फाइंड करना है, लाग। तो आपने इस सब का लाग ले लेना है, लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ 60 कैलकुलेटर से आप लेंगे 1.77 आ जाएगा। फिर लॉग ऑफ 65 लेंगे 1.81 आ जाएगा। फिर लॉग ऑफ 70 लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1.84। लॉग ऑफ 75 लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है, 1.87। लॉग ऑफ 80 लेंगे 1.90। लॉग ऑफ 85 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.92। लॉग ऑफ 90 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.95। लेकिन इधर क्वेश्चन फार्मूले में देखिए समीशन दिया हुआ, यानी सब लॉग ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनको ऐड करने, समीशन लॉग एक्स। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.09, ठीक है। तो अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ गया एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग ऑफ एक्स की ये वैल्यू है 13.09 और इनकी वैल्यू है 7। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ गया एंटी लॉग ऑफ, इनको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.87। अब कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करें तो एंटी लॉग बन जाता है, तो आपके पास जो एंटी लॉग है वो आ जाएगा 74.31। स्टूडेंट्स, इस डेटे का जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बना है वो बन गया 74.31, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हार्मोनिक मीन को डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, फाइंड हार्मोनिक मीन। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ डेटा 5 6 8 9 इन टी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो इट मीन्स कि आपके पास डेटा जो है वो अनग्रुप है, ठीक है, ग्रुप नहीं है। अब मुझे हार्मोनिक मीन का फार्मूला आना चाहिए अनग्रुप डेटे का, वो ये होता है, देखिए स्टूडेंट फार्मूले याद करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। एन डिवाइडेड बाई समीशन 1 बाई एक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपने फाइंड करनी, एक तो एन फाइंड करना और एक 1 बाई एक्स फाइंड कर रहे हैं और उसका समीशन लेना। अब ज़रा देखते हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। 1 2 3 4 5 टर्म होगी, ये बात तो मेरी हल होगी। अब 1 बाई एक्स की बात आ गई। एक्स क्या है, जो गिवन डेटा होता है वो एक्स होता है। एक्स है 5 6 8 9 10, ठीक है। अब आपने जो सम करना है वो 1 बाई एक्स का करना है, एक्स का नहीं करना। तो 1 बाई एक्स पहले फाइंड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो आपके पास आ जाएगा 0.2। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.16। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.12। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.11। 1 बाई 10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1। यानी हर एक एक्स की वैल्यू को आपने किससे डिवाइड करना है, 1 से। अब इन सब को सम करना है आपने, समीशन 1 बाई एक्स आपके पास आ जाएगा। इन सब को कैलकुलेटर से सम करने आपके पास आ जाएगा 0.695। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन की वैल्यू आप पुट करेंगे 5 और समीशन 1 बाई एक्स, इस पूरे की आपके पास वैल्यू निकली हुई है वो है आपके पास 0.695। हार्मोनिक मीन आपके पास आ गया 7.19 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये चांस है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो बोर्ड के पेपर में। अनग्रुप डेटा का ज़्यादा चांस होता है, ग्रुप से भी आ सकता है अरिथमेटिक मीन का, लेकिन ज़्यादातर चांसेस अनग्रुप डेटा के होते हैं, ठीक है। ग्रुप डेटा में ज़्यादातर अगर वो पूछें तो वो अरिथमेटिक मीन का पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो 3 चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास एक मीडियन और मोड रह गए, वो भी अनग्रुप डेटा का डिस्कस करते हैं। फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करते हैं।
बाकी ग्रुप डेटा की चीज़ें और क्वार्टाइल्स वगैरह जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। और अगर आप यंग ग्रुप डेटा के भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी सारा आपका चैप्टर यानी 80% क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 80 से 85%। अब एक एग्जांपल मीडियन की ले लेते हैं। फाइंड मीडियन ऑफ 10, 20, 15, 30। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जानबूझ के इवन वाला लिए ताकि आर्ट वाला तो इजी है, इवन वाला आपको क्लियर हो जाए। अब यूँ है कि आपने मीडियन फाइंड करने। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स आप देखेंगे कि इवन है या आर्ट है, उसके मुताबिक फार्मूला एडजस्ट करेंगे। डेटा पहले अरेंज कर लेते हैं तरतीब से 10, 15, 20, 30, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 4 जो होता है वो इवन होता है, तो आपके पास मीडियन का जो फार्मूला बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा 1/2 n बाई टूथ टर्म प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, ठीक है। अब मीडियन आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 n, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 4/2 टर्म n प्लस 2, यानी 4 + 2 6 हो गया, 6/2 टर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 4/2 क्या होता है 2 हो जाता है, यानी सेकेंड टर्म। 6/2 आपके पास होता है 3, यानी थर्ड टर्म। अब बाज़ का स्टूडेंट गलती कर देते हैं तो 2 + 3 करके 5/2 कर देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे आपने टर्म लिखनी होती है। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 15 है, 15। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 20 है। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं 35, 35/2 विच इज़ इक्वल टू 17.5। तो ये मीडियन का था। अगर आड होते तो फिर हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म कर लेते, ठीक है। ये हो गया मीडियन। अब हम मोड को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट मोड को डिस्कस कर लेते हैं। अनग्रुप डेटा की क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल MCQs ही आ सकते हैं। तो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यूज में देख लेते हैं। 6 रिपीट हो रहा है, 7 भी हो रहा है, 7 2 टाइम्स हो रहा है, 6 3 टाइम्स हो रहा है, तो मॉड आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया। तो स्टूडेंट 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपने मॉड, मीडियन और मीन फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, इसको आपने अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन 5 को भी आपने अच्छी तरह करना है, 4 को भी कर लें। क्वेश्चन 1 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। 8 और 9 जो है वो चलें ग्रुप डेटा में आ जाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। बाकी जो पहले 7 क्वेश्चन है वो आपने अच्छी तरह करने, इनसे लाजमी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट 6.4 पे जाते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मोस्टली ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है, बार बार रिपीट हुआ है, सिर्फ डेटा चेंज होता रहे। तो ये आपने एग्जांपल से मैं करा देता हूँ, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना है, जिसमें हमने फाइंड करना है। ये 6.4 पे चले गए हम लोग, 6.4, ठीक है। इसी में सारी चीज़ें फाइंड करते हैं जी। फाइंड रेंज, अनग्रुप डेटा की क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टूडेंट याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस में जस्ट एक रिलेशन आपने याद रख लेना कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, उसका स्क्वायर लें, वो वेरिएंस बन जाएगा। और अगर आपने पहले वेरिएंस फाइंड किया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट ले लें, वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है। अब मैं डेटा ले लेता हूँ 6, 8, 10, 12, 14। बोर्ड के पेपर में डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं रेंज। सॉल्यूशन पे जाते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। रेंज होता है मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यूज पूरे डेटे में 14 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास 6 है, तो मेरे पास जो रेंज बनेगी वो बन जाएगी 8। पहली चीज़ मेरी फाइंड होगी। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट फाइंड करूँगा, वेरिएंस मेरा ऑटोमेटिक निकल आएगा, उसका स्क्वायर ले लूँगा जस्ट। तो दूसरी चीज़ है मेरे पास
स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका फार्मूला जो है वो ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब इस फार्मूले को आपने बड़ी अच्छी तरह माइंड में रखना है, तरतीब से चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक्स बार का होना लाजमी है। एक्स बार होगा, फिर आप एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, फिर जो आंसर आएंगे उनका स्क्वायर लेंगे, फिर उसका समीशन लेंगे। ठीक है, तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले एक्स बार फाइंड कर लेते हैं, ये नहीं अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। एक्स बार आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5। एक्स बार जो है आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब ये वाली चीज़ एक्स बार निकल गई। अब एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, तो पहले एक्स भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं, इससे आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। सही हो गया, और फिर आखिर में नीचे सबको ऐड कर लेंगे। अब देखिए मेरे पास एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 6 8 10 12 14। अब स्टूडेंट एक्स माइनस एक्स बार कर लेते हैं। 6 माइनस ये एक्स है ना, 6 एक्स बार क्या 10, तो आपके पास आ जाएगा -4। 8 माइनस 10 -2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 10 4। एक्स माइनस एक्स बार हो गया। अब इसका क्या लेना है, जो एक्स माइनस एक्स बार आ गया, इस आंसर का आपने स्क्वायर लेना है। -4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16, -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इसका हमने क्या ले लेना है, सम, यानी एक्स माइनस एक्स बार के जो आंसर आए हुए हैं उसका आपने सम ले लेना है। अब इन सब को सम करें, 16 और 4 20 24, और ये हो जाएगा आपके पास 40। ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब ये पूरी चीज़ समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई एन। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 40 डिवाइडेड बाई 5 करें तो आपके पास आ जाता है 8। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 8। अब वेरिएंस क्या होते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस आपके पास आ जाएगा √8 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वेरिएंस आपके पास आ गया 8। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाला, ये था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, इसको आपने अच्छी तरह करना है। तो हमने चैप्टर 6 के वो सारे क्वेश्चन जो ऑन ग्रुप डेटा के हवाले से इंपॉर्टेंट थे वो कर लिए। ठीक है, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।